नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस फाउंडेशन में। और यह जो टॉपिक है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, यह जो टॉपिक है जेपीएससी और जेएसएससी के कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है यह टॉपिक। तो आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें देखेंगे झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश हुए कौन कौन सा राजवंश था, कौन सा पलामू में कौन सा था, तो सिंहभूम में कौन सा था, छोटानागपुर खास में कौन सा था, तो सुतिया नागखंड में कौन कौन सा, ये सभी देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें देखिए ये सुतिया नागखंड में किसका राज था, तो मुंडा राज का। सिंहभूम में सिंह वंश था। नागवंश में छोटानागपुर जो खास था क्षेत्र था, उसमें कौन सा वंश था, तो नागवंश। पलामू में आपका हो गया रक्सेल वंश। देखिए फिर से पढ़िए एक बार फिर से। सुतिया नागखंड में कौन सा, मुंडा राज। सिंहभूम में सिंह वंश। छोटानागपुर खास में नागवंश, ठीक है। और पलामू में रक्सेल वंश। आज के बारे में आप जानते हैं, सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंशों में मानवंश जो है मानभूम में पड़ता है, रामगढ़ राज्य का है, खड़गडिहा राज्य का है, ढाल वंश का ढालभूम में है, और पंचेत राजा आदि। ये सब क्या है, ये सब जो है ये आपका क्षेत्रीय राजवंश है। कौन कौन सा है, मुंडा राज, सिंह वंश, नागवंश, रक्सेल वंश, मानवंश रामगढ़ राज्य में है, खड़गडिहा राज्य के ढाल वंश का ढालभूम में है, ठीक है। ये सब आप देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए अब आता है मुंडा राज। मुंडा राज के बारे में पढ़ते हैं कि झारखंड की जनजातियों में मुंडा जो है वो सर्वाधिक प्रभावशाली थे। झारखंड के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य निर्माण के सूत्रधार का श्रेय इन्हें ही जाता है। मतलब झारखंड के अंतर्गत जो है ना, ये राज्य का जो निर्माण का जो सूत्रधार मतलब माना जाता है कि कौन किया है, तो ये जो है ये मुंडा राज के द्वारा इन्हें ही श्रेय दिया जाता है, ठीक है। मुंडा राज जो है उत्तर वैदिक काल से मौर्योत्तर काल तक माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, कब से कब माना जाता है, तो यह माना जाता है उत्तर वैदिक काल से मौर्योत्तर काल तक यह माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मुंडाओं के जो नेता थे कौन, ऋषा मुंडा, जिसको ऋषा मुंडा के नेतृत्व में बोला जाता है कि मुंडाओं के नेता ऋषा मुंडा के नेतृत्व में राज निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। कब हुआ था, जब मुंडा ऋषा मुंडा था उस समय क्या उसके इन्हीं के नेतृत्व में राज निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हुए थे। ऋषा मुंडा जो है ये मूलतः आजमगढ़ होते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे थे। कहाँ से कब किधर से पहुंचे थे, जो ऋषा मुंडा थे वो आजमगढ़ होते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ जो है कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। आजमगढ़ में क्या हो चुका था, उसमें उसमें कृषि का कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो ऋषा मुंडा का संघर्ष जो है रोहतासगढ़ जो बिहार में खरवार जनजाति से हुआ। इसका जो संघर्ष है वो कहाँ से हुआ, तो ऋषा मुंडा का जो संघर्ष है वो रोहतासगढ़ जो बिहार में पड़ता है वहां खरवार जनजाति से हुआ, जिसमें वह जो है वो क्या हो गए, पराजित हो गया, हार गए। कौन, तो ये आपका ऋषा मुंडा। उसके बाद क्या हुआ कि झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन जो है वो 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। किसके अनुसार, शरत चंद्र राय के अनुसार माना जाता है कि झारखंड में जो मुंडाओं का प्रवेश या आगमन हुआ वो कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में। किन के अनुसार, तो शरत चंद्र राय के अनुसार बताया था, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि ऋषा मुंडा द्वारा सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा नियुक्त किया गया। इसी से कि ऋषा मुंडा द्वारा किनको नियुक्त किया गया राजा, तो सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया, ठीक है। इस नव स्थापित राज्य का नाम राजा सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड रखा गया। जो ऋषा मुंडा जो बनाए थे राजा, किसको नियुक्त किया था, तो राजा जो नियुक्त किया था किनके, सुतिया पाहन को, तो इन्हीं के नाम पर जो है इस नागखंड, इसका नाम क्या रखा गया, तो सुतिया नागखंड रखा गया। आगे देखिए, व्यवस्थित जो है क्या, व्यवस्थित व सुगम शासन संचालन के लिए सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया। इसको मतलब जो उसको संचालन के लिए राज्य के लिए क्या किया, सुतिया नाग को अच्छा से संचालित हो सके इसके लिए क्या किया, पता है कि 7 गढ़ में बांटा और 21 परगना में विभक्त किया। ये सब बताएंगे आपको कौन कौन 7 गढ़ था और 21 परगना कौन कौन था, ठीक है। तो सुतिया नागखंड में झारखंड के लगभग संपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। किसमें, सुतिया नागखंड में झारखंड के जो है संपूर्ण क्षेत्र शामिल थे, परंतु इस राज्य का जो अस्तित्व अल्प समय के लिए ही रहा। लेकिन क्या हुआ,
परंतु इस राज्य का जो अस्तित्व है वो अल्प समय के लिए ही रहा। मदरा मुंडा सुतिया नागखंड का अंतिम राजा था। मदरा मुंडा जो है वो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा था, ध्यान रखिएगा कौन, तो मदरा मुंडा। ठीक, ये अंतिम राजा था। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा गढ़ था और कौन कौन सा परगना था। देखिए ये रहा मुंडा राज यानी सुतिया नागखंड के 7 गढ़। कौन कौन से थे, तो एक था हजारीबाग था, एक लोहागढ़ जिसको लोहरदगा में है, सिंहगढ़ सिंहभूम में, केसलगढ़ मानगढ़ जो मानभूम धनबाद में है, पालूनगढ़ पलामू में, सूरजगढ़ सरगुजा में। ये जो है आपका परीक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कौन सा इसमें शामिल था या नहीं था। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा 7 मतलब गढ़ था। कौन कौन था, हजारीबाग, लोहागढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़, मानगढ़, पालनगढ़, सूरजगढ़, ये सब क्या है, ये सुतिया नागखंड के गढ़ था। अब इसका परगना देख लेते हैं कौन कौन सा परगना था। ठीक है, कौन कौन सा था देख लीजिए, बस ध्यान में बस रखना थोड़ा सा कि कौन कौन सा था। बस देखिए, एक हो गया ओम दंडा, सरगुजा, सोनपुर, गंगपुर, बोनाई, बिरना, जसपुर, बिरवा, खुखरा, तमाड़, लचरा, लोहारडी, दोईसा, बेलसिंह, कोरिया, उदयपुर, बेलखादर, गिरगा, खरसिंग, मंगलकर गर्म। ठीक है, मंगलकर हो गया, चंग यहाँ चंग मंगलकर हो गया, या पोड़ हाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा ध्यान में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ओम दंडा हो गया, अलग पेन से ले लेते हैं। ओम दंडा, सरगुजा, सोनपुर, गंगपुर, बोनाई, बिरना, जसपुर, बिरवा, खुखरा, तमाड़, लचरा, लोहाडी, दोसाई, बेलसिंह, कोरिया, उदयपुर, बेलखादर, गिरगा, खरसिंग, चंगमकर, पोड़हाट। ये आपका 21 परगना था। किसका, तो सुतिया नागखंड का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है छोटा नागपुर खास का नागवंशीय शासन। कौन कौन सा छोटा नागपुर खास में क्षेत्र का जो नागवंशी शासन था कौन कौन था। पहला इसमें बात करेंगे हम लोग फनी मुकुट राय के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, तो फनी मुकुट राय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ज्यादा लंबा क्लास नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्लास देखेंगे ताकि ज्यादा हेडक ना हो आपको समय। फनी मुकुट राय, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 64 ईसा पूर्व से 158 ईस्वी तक। ईसा पूर्व ने ईस्वी तक। ठीक है, मुंडाओं के शासन समाप्ति के बाद, जिसे कि हम लोग मुंडा लोग शासन पढ़े, ये इसके समाप्ति के अंतिम शासक कौन था, तो ये मदरा मुंडा था। लेकिन उसके बाद फिर कौन आया आपका, तो आया छोटानागपुर खास क्षेत्र का नागवंशी शासन। तो इसमें शासक कौन है, तो फनी मुकुट राय है, जो कि 64 ईस्वी से तो 158 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके शासन में क्या हुआ कि मुंडाओं के शासन समाप्ति के बाद क्या हुआ, पश्चात नागवंश द्वारा छोटा नागपुर खास राज्य की स्थापना हुई। जब मुंडा का शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद कौन सा नागवंश द्वारा कौन सा शासन स्थापित किया गया, तो छोटा नागपुर खास। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में विस्तृत थे। कहाँ कहाँ पे थे, तो यह उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में विस्तृत थे। ठीक है, छोटा नागपुर खास राज्य के संस्थापक जो है क्या है, छोटा नागपुर खास राज्य के संस्थापक कौन है, ये तो ये आपका फनी मुकुट राय है। तो नागपुर खास राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय द्वारा 64 ईस्वी में की गई थी। कब किया गया था राज्य की स्थापना, तो 64 ईसा पूर्व में यह किया गया। परंतु जे रीड के अनुसार छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासन जो है वो 10वीं शताब्दी में स्थापित हुई। कब हुआ था, तो जे रीड के अनुसार बोला जाता है कि छोटा नागपुर जो है खास नागवंशी शासन जो हुआ वो 10वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। किनके अनुसार, तो जे रीड के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी जो है फनी मुकुट राय थे। देखिए मदरा मुंडा कहाँ पे थे, तो वो मुंडा राजवंश के थे, और जो कि वो अंतिम शासक थे। और इसके जो उत्तराधिकारी हुए फनी मुकुट राय, तो कौन सा राजवंश की स्थापना किया, तो नागवंशी शासन की स्थापना किया। ठीक है, फनी मुकुट राय नागवंश के आदि पुरुष माना जाता है, मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग माना जाता है कि यही स्टार्ट किए थे, आदि पुरुष माना जाता है किनको, तो ये फनी मुकुट राय को।
आगे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी जो है जन्मभूमि सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? तो फनी मुकुट राय ने अपनी जन्मभूमि सुतियाम्बे को क्या बनाया? तो अपने राज्य की राजधानी बनाया सुतियाम्बे को। ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में और बता दें कि फनी मुकुट राय जो है, ये फनी मुकुट राय के राजरोहन के दौरान जो कब हुआ था? 84 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इसका राजरोहन? 84 ईस्वी में भारत में कनिष्क का शासन था। बताइए, जब फनी मुकुट राय का राज्यरोहन हो रहा था उसमें भारत में किसका शासन था? तो कनिष्क का शासन था। तो रांची व सिंहभूम से कनिष्क के सिक्के भी प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जब खुदाई हुआ तो रांची व सिंहभूम से पता है कौन सा सिक्का मिलता है? कनिष्क का शासन प्राप्त मतलब सिक्का मिलता है, ताकि इस पर चलता क्या है कि व्यापार होता था। ठीक है, या इसके यहाँ प्रभाव क्षेत्र में यह था। फनी मुकुट राय के जो पिता पुंडरीक नाग व माता पार्वती, इनके पिता का नाम क्या था? पुंडरीक नाग एवं माता का पार्वती, जो कि वाराणसी ब्राह्मण की कन्या थी। कौन? पार्वती। फनी मुकुट राय का विवाह जो है पंचेत राज्य, फनी मुकुट राय का जो विवाह है वो पंचेत राज्य गोवंश के राजघराने में संपन्न हुआ था। फनी मुकुट राय का विवाह जो है पंचेत यानी गोवंश के राजघराने में संपन्न हुआ था, जिसने पंचेत राज्य के राजा की सहायता से नागवंश राज्य के दक्षिण में अवस्थित क्योंझर राज्य को पराजित किया था। इसमें क्या हुआ एक बार सुनिए। बोल रहे हैं कि जो पंचेत राज्य है गोवंश के राजघराने में, तो इनका विवाह पंचेत राज्य में हुआ। ठीक है, जिसने क्या हुआ पंचेत राज की सहायता से नागवंश के जो दक्षिण में अवस्थित क्योंझर था ना, वो राज्य को पराजित कर दिया था। किनकी सहायता से? तो पंचेत राज्य की सहायता से, क्योंकि वह वहां पे विवाह किए थे। ठीक है। तो प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से चूटिया स्थानांतरित कर, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रताप राय। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया प्रताप राय ने? तो अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे से हटाकर ये कहाँ पर ले गया? तो चूटिया ले गया, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए थे। वहां पर स्थानांतरित करने का क्या कारण था कि क्यों ले जाया वहां पे? तो स्थानांतरित करने का जो मुख्य कारण था ना, कि वहां पर थोड़ा राजधानी जो सुरक्षित रहे। प्रताप राय के शासन काल के दौरान ही पलामू किला का निर्माण किया गया था। किनके शासन काल के दौरान पलामू किला का निर्माण किया गया था? तो प्रताप राय के शासन के दौरान। और राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया स्थानांतरित किया था कौन? तो प्रताप राय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह राज व्यवस्था जो है वो 66 परगनों में विभक्त था। ये जो व्यवस्था है आपका नागवंश पर कितने वंश में विभक्त था? तो 66 में। हम लोग मुंडा वाला कितना पढ़े? तो 21 परगना में था। और ये कितना में है? तो ये 66 परगना में है। ठीक है, देखिए इस शासन काल में मुंडाओं की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था पूर्व की भांति संचालित होती रही। किसके भांति संचालित होती रही? तो पूर्व के भांति संचालित होती रही, जैसे मतलब पहले था। इस राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय देने की परंपरा थी। इसमें इस राज्य में क्या हुआ कि जो आदिवासी नहीं भी है उनको भी आश्रय दिया जाता था। किनके द्वारा? ठीक है, ये राज्य में राजवंश पांडे भागवत श्रीवास्तव की ओ राज्य का दीवान नियुक्त किया गया। इसमें किसको दीवान नियुक्त किया गया था? तो पांडे भागवत श्रीवास्तव को। अब क्या होता है कि फनी मुकुट राय द्वारा सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो फनी मुकुट राय है ना, ये सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किनके द्वारा किया गया था? तो फनी मुकुट राय के द्वारा। और बता दे रहे फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय का शासन रहा। इसके देखिए फनी मुकुट राय के बाद कौन सा आया? तो इसके बाद आया क्रमशः मुकुट राय। उसके बाद कौन आया? तो मदन राय। उसके बाद कौन आया? प्रताप राय का शासन रहा। नागवंश के जो अंतिम शासक जो है वो कौन है? बताइए तो। नागवंश के अंतिम शासक लाल चिंतामणि सरनाथ साहदे है। कौन है? तो लाल चिंतामणि सरनाथ साहदे जो है ये नागवंश के अंतिम शासक थे। कौन? लाल चिंतामणि सरनाथ साहदे। और जिनकी जो राजधानी है वो कहाँ पर थी? ये रातूगढ़ थी। किसका? तो लाल चिंतामणि सरनाथ साहदे का जो है ये कहाँ पे था? ये राजधानी जो था वो रातूगढ़ में था।
ठीक है, कैसा लगा कहानी बताइएगा जरूर। हम लोग दो पढ़े, मुंडा राज और नागवंश पढ़ लिए, और जितने भी है ना वो बहुत सब पढ़ेंगे अभी। इसमें जो एमसीक्यू हम लाना भूल गए, अगले वीडियो में हम इसका एमसी भी करवा देंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन या लोड मत लीजिएगा। ये क्लास यहीं पर समाप्त हो गया। और पीडीएफ भी जो है ना, तो पीडीएफ जो है वो तो मिल जाएगा आपको। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे भी कोई बार फिर से झारखंडी जोहार।